नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारे ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर उन तमाम नाज़रीन के लिए है जो कि कानूनी मामलों में या अपने किसी भी कानूनी मसले में कोई मशवरा चाहते हैं, कोई राय चाहते हैं, कुछ हल चाहते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए। आप हमें कॉल करिए। हमारे साथ मौजूद रहेंगे ख़ास लीगल एक्सपर्ट जो कि आपके मसलों के बारे में आपको मशवरा देंगे। उसके बाद आप अपने वकील से रब्ता कर सकते हैं, अपने इलाके के वकील से रब्ता कर सकते हैं। फिर आप जाकर कानूनी जो पूरी कार्रवाई होती है वो अपने वकील के साथ आप कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी मसला आपको जानना है, बस आप हमें कॉल करिए। लेकिन जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। बाद में आप अपना सवाल हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब वगैरह पर आप सुन सकते हैं। जब आप हमें सवाल करें, आप ये पहले से तय कर लें कि आपको क्या पूछना है। सवाल अगर आपका मुख्तसर होगा, टू द पॉइंट होगा, अगर जो भी मसला है वो आप डायरेक्ट पूछेंगे तो आपको भी आसानी होगी और यहाँ पर भी आपको जवाब आपका मिल जाएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तारुफ करवाते हैं। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी। शाश्वत जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम वकील साहब में। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि आज बहुत ही हसास मौजू हमने एक बार फिर से लिया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 12 साल, 16 साल या फिर 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं तशद्दुद के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात। तो इसी पर आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पॉक्सो एक्ट के बारे में कि आखिर ये एक्ट क्या है। हम अपने वकील साहब से ये जानेंगे कि 2012 से लेकर 2020 तक इसमें क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं और किस तरह से ये हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है, और जो ख़तावार हैं, जिन्होंने ख़ताएं की हैं, किस तरह का इस एक्ट के ज़रिए डर उनमें देखा जा रहा है। चलिए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वकील साहब, जिस तरह से हमने बात करी पॉक्सो एक्ट के बारे में, आपसे हम यही जानना चाहेंगे आखिर ये क्या है और बच्चों को कितनी हिफाजत ये फराहम करता है, प्रोवाइड करता है। पॉक्सो एक्ट असल में एक स्पेशल एक्ट है जो आईपीसी जैसे एक जनरल लॉ है, इंडियन पेनल कोड। तो ये स्पेशल एक्ट है, एक स्पेशल सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, जो कि जैसे सेक्सुअल ऑफेंसेस जो बच्चों के ऊपर होते हैं उसको डील करने के लिए असल में बनाया गया है। और इसको ये ध्यान में रख के बनाया गया है कि जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि जनरल लॉज जो होते हैं आईपीसी के तहत, उसको डिस्पोज ऑफ होने में, उसकी सुनवाई होने में बहुत साल बीत जाते हैं। तो इसकी जल्दी सुनवाई हो सके और इसमें कड़े पनिशमेंट दिए जा सके, और इस तरह के प्रोविजन जो स्पेसिफिक नेचर के हैं कि बच्चों के लिए खासकर उनको ध्यान में रख के बनाया गया है, उसके लिए ये पॉक्सो नाम का एक्ट लाया गया है, पॉक्सो एक्ट जी। और वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर हमने देखा हालिया दिनों की ही अगर हम बात करें तो जो यतीम खाने थे या जो ऑर्फनेज थे या फिर जो हॉस्टल्स थे बच्चों के, वहाँ पर इस तरह के जो सेक्सुअल असॉल्ट के वाक़यात हैं वो ज़्यादा सामने आए। इन तमाम हालात में ये एक्ट कितना कारगर साबित हो सकता है? इसमें शिकायत करने का क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ तरीका? बिल्कुल। असल में ये 2012 का एक्ट है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स देखी गई कि ज्यादातर ऑर्फनेजेस में, यतीम खानों में इस तरह की जब घटनाएं होने लगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब अराइज होने लगी, तो उसमें अमेंडमेंट्स किए गए इस एक्ट में जी। तो उन अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको असल में ये देखा गया कि पहले ये एक्ट थोड़ा सा वुमेन ओरिएंटेड एक्ट था कि जो वुमन चाइल्ड है उसको बचाने के लिए, पर इसको बाद में जेंडर न्यूट्रल बनाया गया ताकि इसमें मेल चाइल्ड भी इंक्लूड हो सके। और अब इसमें जो मेल जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज असल में 18 इयर्स से कम के जो भी हैं वो इसके एक्ट के अंदर कवर होंगे, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो। तो ये किया गया, और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स किए गए उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन जोड़ी गई कि और उसमें फोन पे अपने रखना या उसको बनाना या इस तरह की चीजें करना,
और साथ ही साथ उसमें जो पनिशमेंट है उन्हें इनहेंस किया गया। तो आज के समय में ये मिनिमम 20 साल से लेके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक के इसमें पनिशमेंट्स हैं। और कुछ कम भी इम्प्रिजनमेंट्स हैं, पर जनरली इसमें इस तरह के पनिशमेंट्स को बढ़ाया गया। जी, तो लगातार इस पर हम आपसे और मज़ीद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे और अपने कॉलर से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आपको कोई भी कानूनी अगर मुश्किल दरपेश है तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए है। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ख़ास तौर पर मेल चाइल्ड जो हैं, यानी जो हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर इस एक्ट पे ख़ास तवज्जो दी गई है, क्योंकि फ़ीमेल चाइल्ड के बारे में तो लगातार हम बात करते ही रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक नया जो हम एक सामाजिक बदलाव देख रहे हैं कि हमारे जो मेल चाइल्ड हैं वो भी कहीं ना कहीं महफूज नहीं हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर ये एक्ट बेहद, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इस तरह की गई है तो ये एक्ट उनके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का जुडिशल प्रोसेस इसमें रखा गया है ताकि एक मासूम जहन को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना हो। बिल्कुल। इसमें एक तो जैसा हमने कहा कि इसमें डेफिनेशन को, जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। तो अब ये मेल या फीमेल चाइल्ड में फर्क नहीं करता, ये दोनों ही चाइल्ड को कवर करता है, प्रोवाइडेड कि वो 18 साल से कम की उम्र की हो। और इसमें स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, जैसे इसमें नॉर्मल पुलिस के अलावा इसमें एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाया गया है, जो कि खासकर ट्रेंड होते हैं बच्चों से डील करने के लिए। तो उसमें वुमेन पुलिस ऑफिसर्स और मेल पुलिस ऑफिसर्स दोनों होते हैं। उनको इस तरह की अलग से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बच्चों से बात कर सकें, उनसे किस तरह से डील कर सकें। साथ ही साथ इसमें एक स्पेशल कोर्ट्स के बनाए जाने के लिए प्रोविजन है कि स्पेशल कोर्ट्स उसमें गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट करके एस्टेब्लिश करेगी। और इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, जिसमें इसके जो एक्ट में प्रोविजन है उसमें है कि 1 साल के अंदर अंदर इसके केसेस को सुलझाया जा सके। जैसे ज्यादातर बहुत कई साल चल जाते हैं, तो इस तरह के केसेस, क्योंकि ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस, बिल्कुल, इसके लिए इसको 1 साल के अंदर जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जा सके। और साथ ही साथ जहां तक इंफॉर्मेशन देने की बात है, तो उसमें भी ये प्रोविजन है कि जब बच्चा चाहे तो वो इस जो स्पेशल पुलिस यूनिट है उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है या लोकल पुलिस को दे सकता है। और उनकी ये जिम्मेदारी है कि इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करके और उस पर प्रोसीडिंग करें। और साथ ही साथ इसमें कुछ और सेफगार्ड्स भी रखे गए हैं कि अगर आपको जैसे किसी बच्चे का स्टेटमेंट लेना है तो आप वो उसको पुलिस थाने पे नहीं बुला सकते हैं, आपको वो उसके घर पे ही लेना पड़ेगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसके किसी ट्रस्टेड पर्सन के सामने या उसके मौजूदगी में आप उसका स्टेटमेंट लें, जैसे कि उसके कोई गार्जियन है, पेरेंट है, इस तरह से, तो जिनके होने से वो सेफ फील कर सके और आराम से वो अपना स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर सके। और साथ ही साथ ऑडियो वीडियो इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की भी बात की गई है। और साथ ही साथ एक बात का खास ध्यान रखने को कहा गया है कि कहीं भी पुलिस ऑफिसर्स को इंश्योर करना है और कोर्ट को भी इंश्योर करना है कि कहीं भी जो भी वो चाइल्ड है उसका सामना अक्यूज्ड के साथ ना हो, वो उसके सामने ना पड़े, क्योंकि इसके लिए ये सोच ये है कि वो ट्रॉमा में जा सकता है, ये शॉक में जा सकता है, या अपना स्टेटमेंट देने में उसको झिझक हो सकती है। तो ये सारी बातें एक स्पेशल तरीके की इसमें रखी गई हैं कि बच्चों को अलग तरीके से एक प्रोटेक्शन दिया जा सके, ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जा सके, जो आमतौर पे आईपीसी के ऑफेंसेस में नहीं देखा जाता। जी वकील साहब, बहुत ही कारामद बात आपने ये बताई है और काफ़ी बारीकी से आपने तमाम तर चीज़ें हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं। इसी मौजू पर लगातार हम आपसे मज़ीद जानकारी भी हासिल करते रहेंगे। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। जी, अगर आप चाहें तो अपना नाम बताएं, वरना आप सवाल कर सकती हैं। नहीं, मेरा नाम फिरदौस जहां है। जी बिल्कुल, आप सवाल करिए। सवाल मेरा यही है कि हम लोग का जमीन है, उसमें बिल्डिंग बनने के लिए टेनेंट, लैंड लॉर्ड है, टेनेंट से झगड़ा हो रहा है, वो नहीं बनाने दे रहा है। कुछ केस चल रहा है, हमारे हस्बैंड का भाई है, बड़े भाई, वो कुछ साल 20-25 साल पहले वो जमीन को गिरवी रख दिए हम लोग के पास। जी। पूरे जमीन को नहीं, जमीन का कुछ हिस्सा, और अब वो बनाने नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि पूरा जमीन मेरा है।
तो सवाल मैं ठीक है, आपको- वकील साहब आपके साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल ये करना ये चाहेंगे। ये जमीन इनकी है? जी ये जी जमीन हमारी इनकी है या उसमें ये किराएदार हैं? हमें इनके हमारी है फैक्ट थोड़े कम समझ में आए। हमारी है ये जमीन। ये जमीन आपकी है? जी जी नहीं नहीं हमारी है हमारी इसमें है। आपने गिरवी रखा जैसे आपने बताया? नहीं नहीं हमारे हस्बैंड के भाई ने। उन्होंने गिरवी रखी पर जमीन आपकी है, जी तो उन्होंने जी गिरवी जी रखी है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, पर ये जमीन गिरवी है, तो आपके पास जी रिडेम्पशन का राइट होता है, जमीन इसको रिडेम्पशन बोलते हैं। और आप इसे रिडीम करने के लिए आप जी जितने भी आपने जो आपका लोन अमाउंट है जिस पे आपने जी इस जमीन को गिरवी रखा है, वो आप लोन अमाउंट जमा करके आप इसको अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। वो आप अब ये बोल रहा है कि अपने पूरा वकील साहब जमीन से इसमें मेरा है। सलाह लें और इसमें अप्रोप्रिएट जी कोर्ट में आप प्रोसीडिंग करें, और आप जी इसमें जल्द से जल्द अपने लोन अमाउंट को चुकता करके आप जी, रिडेम्पशन तो की इस प्रोसीडिंग मामले आप में उसमें। आप कानूनी वो कार्रवाई कर पैसा हम सकती लोग हैं। उसको देने मांग रहे हैं पैसा, मगर वो पैसा अब नहीं लेने मांग रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि हमको पूरा जमीन चाहिए। नहीं, तो आप ये कोर्ट में प्रोसीडिंग करें रिडेम्पशन के लिए। जी, आप बहुत अपने शुक्रिया वकील हमें साहब कॉल से करने के करें, वो लिए। आपकी तो जिस मदद तरह से इसमें ज्यादा वकील कर साहब ने पाएंगे। हमें बताया कि आप अपना ये मामला जो है ये कोर्ट में लेकर जा सकती हैं, वहाँ पर आपको जो पूरी कानूनी जानकारी है, कानूनी मदद है, वो आपको आराम से मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम कॉलर्स से। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाश्वत आनंद जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनसे लगातार हम तमाम तर कानूनी जो मामले हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। वकील साहब, अब जिस तरह से ये एक मामला सामने आया कि एक इन्होंने कुछ लेन देन किया, इस तरह के जो लेन देन हैं इसमें किसी भी पेपर का होना जो एक कानूनी तौर पर एक सनद रहे, वो कितना ज़रूरी आप समझते हैं ताकि इस तरह के मसले सामने ना आए? हाँ, ये असल में ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि ये बहुत ज्यादा ही ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि ये लोगों के पास प्रूफ नहीं रहता। जी उन्होंने सर। कैजुअली और एक दोस्ती के तौर पे या आम तौर के डीलिंग्स में ये इस तरह के ट्रांजैक्शंस वो कर लेते हैं, और वो जबानी ही सब उनका काम चलता है, तो फिर बाद में उन्हें प्रूफ करने में ये चीजें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो अगर ये इसके पेपर वर्क इनके पास रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि इनके कोर्ट में केस इनको लड़ने में आसानी हो। हम्म। अदरवाइज इन्हीं सब वजहों की वजह से काफी सालों साल ये केसेस चलते रहते हैं और डिसाइड नहीं हो पाते। जी वकील साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि साल हर साल लग जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हालांकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी कई बार लोग जो हैं वो कानून तक पहुंचने से, कानून की मदद लेने से आज भी डरते हैं। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस की कमी डायरेक्टली जुड़ी हुई है एजुकेशन की कमी से। तो ज्यादातर, और इवन जो लोग एजुकेटेड भी होते हैं उनको लीगल एजुकेशन की खासकर कमी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। जिसको आगे चल के सरकारों को एड्रेस करना चाहिए कि लोगों को बेसिक लीगल एजुकेशन होना चाहिए, ताकि वो अपने राइट्स को लेके अवेयर रहें। और जी खासकर क्योंकि लॉ ऐसी चीज है जो इंसान के जिंदगी के हर पहलू को अफेक्ट करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जितना ज्यादा वो इस बारे में अवेयर होंगे उतना ज्यादा ही वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल वकील साहब, और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ वकील साहब से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। वकील साहब, हम बात कर रहे थे पॉक्सो एक्ट की। इसमें हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ये भी देखा जाता है कि जो बच्चा जब किसी अपने के ही जुल्म सितम का शिकार होता है, यानी इसमें हम कह सकते हैं अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, यानी जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया जाता है, कहीं ना कहीं वही मासूमियत का अगर फ़ायदा उठाता है, तो अब क्या किया जाए? कई बार बदनामी के डर से भी लोग आगे नहीं आते हैं। आप यहाँ पर एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर क्या कुछ हमारे नाजरीन तक मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी असल में हम वहीं आ जाते हैं अवेयरनेस की बात पे, जी कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उन्हें कानून क्या हक देता है, तो उसके कारण वो अपनी बातों को लेके
कानून तक आ नहीं पाते कि उनकी मदद की जा सके जी और उनको उस परेशानी से बाहर निकाला जा सके जिसमें वो पड़े हुए हैं। जी तो ज्यादातर देखा जाता है कि इस तरह से हाउस होल्ड वगैरह में भी ये चीजें होती हैं। तो इसको लेके भी इस एक्ट ने प्रोविजंस बनाए हैं और इन चीजों को भी एड्रेस किया है कि जो ऑफेंसेस इसमें बनाए गए हैं वो सारे कि शेयर्ड हाउस होल्ड की भी डेफिनेशन इसमें दी गई है कि जहाँ पे बच्चा रह रहा है अपने परिवार के साथ या रिश्तेदारों के साथ, तो वो चीजें भी इसमें कवर्ड हैं। जी तो खासकर बस बात यही आ जाती है कि वो किस तरह से उसे इनकरेज किया जाए या अवेयर किया जाए कि वो अपनी बातों को लेके आगे आए और कानून की मदद ले ताकि उसको जल्द से जल्द उसका सल्यूशन निकाला जा सके। तो इसकी बहुत ज्यादा एक कमी है और जरूरत भी है कि इसको एड्रेस किया जाए अवेयरनेस को लेके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रमोट हो सकें और इनकरेज हो सकें कि वो अपनी बातों को छुपाए ना और घबराए ना, ये एक झिझक उनकी जो है वो निकले धीरे धीरे। तो जी ये चीजों जी को सोचने की जी वकील जरूरत है। साहब, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर बताई है कि जो भी अगर कहीं पे कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसको छुपाना नहीं है बल्कि कानून का सहारा लेना है। कानून में आपकी जो आपका नाम या आपकी तमाम आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं पोशीदा भी रखी जाती है, इसका भी कहीं ना कहीं प्रोविज़न मौजूद है। तो लगातार आपसे हम तमाम तर जानकारी हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास आपके लिए है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम कानूनी मसलों पर बातचीत कर रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें और तब आप अपना सवाल वकील साहब से करें। वकील साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसा समाज उनको प्रोवाइड करना, एक ऐसा समाज देना जहां पर वो अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पॉक्सो एक्ट की ही बात करें तो इसमें जो पूरी कानूनी जो मामला है उसमें किन ख़ास बातों का ध्यान रखा गया है ताकि बहुत ज़्यादा ये मामला आगे ना बढ़े, जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो सके और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मामले को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल। असल में जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया पहले भी कि ये एक स्पेशल एक्ट है जी और तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि केस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और इसमें 1 साल का पीरियड दिया गया है कि कोर्ट को ये कोशिश करनी है, जो भी इसमें स्पेशल कोर्ट होते हैं, और सरकार ने अभी हाल ही में 1000 पूरे देश में कम से कम स्पेशल कोर्ट बनाए हैं जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जिनको बोला गया है, फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट्स। तो उनका ये काम है और उनको ये कानून में ही ये कहा गया है कि आप 1 साल के अंदर अंदर कोशिश करें कि ये केस किसी भी तरह से ये आप इसको सुलझा सकें और निपटा सकें इस केस को, ताकि ये केस आगे ज्यादा खींचे नहीं। और साथ ही साथ इसमें जैसे कि हम लोग ने पहले भी बात किया कि इसमें एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट होती है जो कि इसी तरह के ऑफेंसेस को डील करने के लिए, इस तरह के क्राइम्स को डील करने के लिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन। जी वकील साहब, तो आपसे लगातार हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे हम अपने अगले कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए, सवाल करिए, कहाँ से कॉल किया? हम कश्मीर से बात कर रहे हैं, फारूक अहमद मेरा नाम है मैम। सवाल करिए, सवाल करिए। मेरा सवाल है, मेरा जो बीवी है वो अपने बाप को शरीक के हिसाब अपना शहर मांग रहा है अपने बाप से। जी जी। अब वो नहीं दे रहा है, आप इसमें कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं आप? इसी का जवाब चाहिए। उनके क्या भाई बहन भी हैं? कोई भाई भी है, भाई 2 है, बहन 3 है और माँ बाप भी है, बाप जिंदा है। अब भाई को ये इसकी हालत थोड़ा कामी है ना, तंगदस्ती है, इसीलिए अपने बाप से बोल रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा है इसको। उनसे बात की गई है इस मामले पर? उससे की है, उसने वो बोलता है बेटों को कुछ नहीं, वो बेटों को वो बता रहा है मैं बेटों को दे दूंगा, बेटियों को कुछ नहीं दूंगा।
बेटियों को वो कुछ नहीं देंगे। तो आप इस मामले में आपने क्या कुछ आगे पेशरफ्त करने की बात कही उनसे? कि कही उनसे कही बात, मगर वो कह रहा है इधर कुछ इतना ही थोड़ा ही है, मैं क्या तुमको बेटी को, मैं बेटों को दो दूंगा, बेटी को क्या देंगे। ठीक है वकील साहब, तो ये अपने ससुर के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इनके जो ससुर हैं वो इनकी जो अहलिया हैं, इनकी जो वाइफ हैं, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। उनके भी भाई बहन वो कहते हैं कि हम अपने बेटों को ही देंगे। और क्या इस मामले में ये कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? हालांकि शरई तौर पर भी, इस्लामिक तौर पर भी इनको हक है इनकी बीवी को। हाँ बिल्कुल, इनको हक है और ये बिल्कुल उसमें कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और इन्हें करना भी चाहिए। बस इतना है कि अभी जैसे इनको ये उसमें देखने की जरूरत है कि असल में ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये इनके ससुर की खुद की प्रॉपर्टी है या इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ये इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके खुद की प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के नाम पे है, तो उनको हक है कि वो वसीयत लिख के या और दूसरे तरीकों से उसको जैसे चाहें वैसे वो दे सकते हैं। वरना अदरवाइज इसमें जो इस्लामिक लॉ के तहत जैसा आपने कहा इनको राइट है और इनको उसमें अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग इसमें कोर्ट में अपने वकील साहब से सलाह लेके इनको करनी चाहिए और इसमें ये पार्टीशन के लिए भी कर सकते हैं। तो कानूनी तौर पे ये अपने मामले को लेकर आगे जा सकते हैं और आगे ये अपने वकील से रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी और हमारे नाजरीन का भी जिन्होंने हमें कॉल किया। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम। सर मैडम ऐसा है कि मेरा बच्चा 2 साल से ना पास्को में फंसा हुआ है। हेलो जी जी, आप थोड़ा अपने वॉल्यूम तेज करेंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। वॉल्यूम तेज करेंगे? मेरा वॉल्यूम उनके पास नहीं जा रहा है। जी जी जी, आप अपनी बात रखिए। हम दूसरे मोबाइल से फोन करते हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए वरना आपकी कॉल लगेगी नहीं मैम। ऐसा है कि मेरा बच्चा 2 साल से फंसा है पास्को में। 17 साल का सर मैडम मेरा बच्चा है और 9th में पढ़ रहा था। वो लड़की जो है पंडित है और मेरी लड़की जो है मेरे बच्चे को फंसा ली है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कहाँ की ये बात आप कर रही हैं, किस इलाके की? कहाँ? हम जगह नाम बताएंगे तो लड़की वाले को पता चल जाएगा ना। हम मऊनाथ भंजन से बोल रहे हैं, यूपी। अच्छा, मऊ से आपने कॉल किया है? जी हाँ जी। वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, आप उनके सवाल का भी जवाब दीजिए। वकील साहब, इनके बेटा जो है उसको बंद कर दिया गया है और अब ये जानना चाहते हैं कि कानूनी तौर पे किस तरह से ये अपने मामले को आगे बढ़ाएं। वो कब से जेल में है? वो 2 साल से बंद है सर। मेरा बच्चा 2 साल से बंद है। आपने आज तक कोई बेल एप्लीकेशन फाइल करने की कोशिश की या? जी, मेरा बच्चा 2 साल से बंद है। हम बेल का भी पैसा जमा किए, वकील साहब को, NI जाफी को दिए हैं। आपने कोई बेल एप्लीकेशन अभी तक फाइल की? नहीं, बेल का तो एप्लीकेशन दिए हैं, NI जाफी इलाहाबाद। आपकी आवाज थोड़ी साफ ठीक है, तो आपने इस मामले में अपने वकील से राब्ता किया है लेकिन आपका मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, यही आप कहना चाहती हैं? मेरा बच्चा 9 में पढ़ रहा था। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन देखिए, लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें तो आप क्या जानना चाहते हैं, किस मसले को लेकर आप हमें कॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप पहले से एक क्वेश्चन अगर आप फ्रेम कर लेंगे तो आपको ही आसानी होगी, आपकी बात वकील साहब तक जो है वो कम टाइम में अच्छे से पहुंच जाएगी। तो लगातार यही आपसे दरख्वास्त है। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बॉस। हेलो, हाँ हेलो जी, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? वकील साहब से जानना चाहता हूँ जी। मेरी 50 गज प्रॉपर्टी है जी। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? प्रॉपर्टी है फिर? मेरी 50 गज की प्रॉपर्टी है। मेरे आजू बाजू 100 गज 70 गज 80 गज के मकानात बिल्डिंगा बने हुए हैं और मेरे मड़िया हैं 2 कमर्शियल।
कि उसको टैक्स 6,800 रुपये आता है। और बाजू को मेरे बाजू बिल्डिंग है 4 मंजिला और 100 गज का प्लेस है, 2,400 रुपये टैक्स आ रहा। मैं इसके लिए क्या करूं, कानूनी कार्रवाई क्या करूं? आपने कहाँ से कॉल किया है, जगह बताइए। चाह रहा हूँ कि इसके लिए आपने कहाँ से कॉल किया है, जगह भी बताइए। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, CHMC साइड 2 कॉलोनी बोराबंडा, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। वकील साहब, इनकी प्रॉपर्टी है, उसके ताल्लुक से थोड़ा सा जानना चाहते हैं। टैक्स ज़्यादा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा उस सिलसिले में परेशान है, ये क्या करें? जी, इनकी आवाज असल में मेरे पास तक बहुत जी साफ आ नहीं रही थी, तो आप एक बार बिल्कुल जी। रिपीट कर दें ये अगर जो हैदराबाद मैंने- के एक हमारे नाज़रीन हैं जो कि जानना चाहते हैं, इनकी 50 गज की कुछ ज़मीन है, उस पर टैक्स इनको ज़्यादा आ रहा है, ये उस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? अब इनकी इतनी प्रॉपर्टी है, तो उस पर जो सरकार का जो भी वाजिब लगान होगा, रेवेन्यू होगा, वो तो इन्हें देना ही पड़ेगा। टैक्स तो इनको देना ही पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, जब आप हमें सवाल करें, हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट वकील साहब मौजूद हैं, तो बराए मेहरबानी आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या आपका कानूनी मसला है, आप उसका पहले से अगर सवाल तैयार कर लेंगे तो आपको ही आपका जवाब आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। तो लगातार वकील साहब से हम बात करें। वकील साहब, जिस तरह से अभी आप भी कॉल सुन रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक लापरवाही देखी जाती है। मतलब अगर आप देखें कि इनकी ही ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर उसके पेपर तैयार अगर नहीं हैं तो न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर सकता है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई कितनी अहम? बिल्कुल बिल्कुल। ये अक्सर ये देखा जाता है कि पेपर वर्क ना होने की वजह से, या सही टाइम पे सही रजिस्ट्रेशन कराने या नाम चढ़वाने के नाम ना चढ़वाने की वजह से बहुत लोग अपनी प्रॉपर्टी भी लूज कर जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में अगर वो किसी की नहीं पाई गई तो ये होता है कि वो सरकार की जमीन हो गई है। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो लोगों को इसके बारे में भी अवेयर करने की जरूरत है कि वो अपने प्रॉपर्टी को लेके, जो कि उनके जिंदगी की एक तरह से फाउंडेशन डिसाइड करती है, इन चीजों को लेके खास वो जागरूक रहें, और सही समय पे वो जितना जो भी वो लीगल पेपर वर्क होते हैं, और जितने भी इनको लॉ के अंदर जो भी इन्हें रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, वो उसको सही समय पे करें, ताकि जैसा आपने कहा कि साथ में उनके आगे आने वाली पुश्तों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल। और वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई भी लेन देन होता है, कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन होता है, उसमें एक बहैसियत वकील के कानूनी तौर पर गवाही कितनी अहम आप मानते हैं? बिल्कुल। जैसे कानून में आमतौर पे तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे सेल डीड हो गया या गिफ्ट डीड कोई भी हो गया, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में गवाह जरूरी नहीं है। बस इतना है कि वो साइंड होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और वो आप उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, और जो जैसे भी उसको अटेस्ट कराना है, इस तरह से नोटराइज कराना है, आप उसको वो कराएं, और जहाँ पे भी आप उसको रजिस्टर कराना है आप वो उसको कराएं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे विटनेस जरूरी है, जैसे कि गिफ्ट। आप किसी को अगर अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको विटनेस रखना 2 एटलीस्ट जरूरी है। गिफ्ट हो गया, या आप अपनी वसीयत लिख रहे हैं तो वसीयत में 2 गवाह होने जरूरी हैं, या आप किसी को गिरवी रख रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त 2 गवाह कम से कम जरूरी है। क्योंकि जब भी आप ये ट्रांजैक्शन प्रूव करने के लिए या इस ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई कोई भी मसला लेके कोर्ट में जाएंगे, तो हमेशा बात यह आएगी, प्रूफ करने के लिए आपको विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि गिफ्ट, विल और मॉर्गेज, ये 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि आपको गवाह तो रखने ही हैं, क्योंकि ये कानून कहता है कि बिना गवाह के हम आपकी इस ट्रांजैक्शन को मानेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल। और आपसे लगातार हम तमाम तर कानूनी जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं, और हमारे पास कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। तो वही सवाल अभी किए तो हैं कि मेरा बच्चा जिसे नाबालिग है 17 साल का था। जी, हाँ। वकील साहब ने कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब भी आप दीजिए। वकील साहब, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? एक बार फिर से इन्होंने कॉल किया है। ये मऊ वाले हैं। जी जी, ये मऊ वाले हैं। इनका बच्चा जो है 17 साल का है, तो अब ये क्या कुछ कानूनी कार्रवाई करें? हाँ नहीं, वो ठीक है। इनके आपके फैक्ट्स देखिए ठीक है। आप ये बताइए कि आपने अभी तक इसमें कोई बेल एप्लीकेशन वगैरह या कोई आपने प्रोसीडिंग किया है कोर्ट में? हेलो हेलो। हाँ हाँ। आपने कोई अभी तक इसमें बेल एप्लीकेशन या इस तरह की कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट में किया है? जी हाँ, हमने बेल का एनआई जाफरी नजरुल इस्लाम जाफरी हैं वहाँ के नहीं, तो हम आपसे वो सब नहीं पूछ रहे हैं। आप नाम किसी का मत लीजिए। आप ये बताइए कि आपने कोई प्रोसीडिंग किया है, उस प्रोसीडिंग का रिजल्ट क्या निकला? आप अगर आपने किया है तो क्या हुआ? तो तारीख मिल रहा है एक दफा, फिर उसको मतलब कि मैंने भेजा तो उसके लिए फिर उसकी छानबीन आई यहाँ पे, तो दरोगा वगैरह यहाँ सर्वे किया। अभी वो पेंडिंग है? आपका ये कहने का मतलब है कि अभी वो पेंडिंग है? नहीं, रिवाइंडर रिजेंडर सब हो गया, पता नहीं क्या क्या होता सब करके जो है वहाँ तो लगा। अभी इसका मतलब है कि वो कोर्ट में आपका मामला अभी पेंडिंग है, अभी वो फाइनल नहीं हुआ है। तो आप अपने वकील साहब से बात करें। ये बिल्कुल इसमें बहुत छोटी सी प्रोसीडिंग है, या आप इसमें लिस्टिंग करा के आप इसकी सुनवाई करा सकते हैं। जी, तो आप अपने वकील से ही इस सिलसिले में है। राब्ता करें, और जिस तरह से लगातार हमारे वकील साहब आपको यही मशवरा दे रहे हैं कि अपनी जो आपकी कानूनी कार्रवाई है उसको आप अपने वकील के ज़रिए ही आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। वकील साहब, आपका भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और लगातार प्रोग्राम का सिलसिला हमारा यहाँ पर जारी है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। तो वक्फे के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम कानूनी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वकील साहब, एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, और जिस तरह से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट, उसमें बच्चे के रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर उनके किसी तरह के कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या कोई ख़ास प्रोविज़न रखा गया है, कुछ ख़ास सहूलत? उनके मेडिकल, असल में क्योंकि ये एक्ट एक पेनल लॉ है, मतलब कि ये पनिश करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें ज़्यादा इस तरह के तो प्रोविजंस नहीं है। पर जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन और इंजरी वगैरह जो भी हुई हो इंसिडेंट के दौरान, उसके लिए इसमें प्रोविजंस हैं। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन वगैरह के जो जनरल लॉज में जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे। और ये एक्ट मेनली इस चीज को ध्यान में रख के बनाया गया है कि उनको जो ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर एक कड़ा मैसेज उनको भेजा जा सके कि इस तरह से इसमें कड़ी सजाएं हैं और सजा दी जा सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें बेल होना भी इस तरह के एक्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर कि जो स्कूल हैं या जहाँ पे भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह जब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर उनके स्टाफ का, ख़ास तौर पर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन लोगों का या बच्चे के कांटेक्ट में जो भी आता है, उनका एक वेरिफिकेशन कितना ज़रूरी आप समझते हैं? मतलब कहीं ना कहीं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कहीं कुछ एक आइडेंटिटी के लिए एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ये इन सारे ही इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी है कि ये एक बैकग्राउंड चेक करें, जो भी जिससे भी ये जिन लोगों को भी एम्प्लॉय कर रहे हैं उनका एक बैकग्राउंड चेक करें, उनका कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, कि उनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और इस तरह की चीजों को ध्यान में रख के तभी वो इनको अपने यहाँ नौकरी दें, और ताकि इससे रिस्क को जो अवॉइड किया जा सके, जो भी रिस्क है। तो क्योंकि अगर इस तरह की चीजें अगर पे ध्यान नहीं दिया गया तो कल को अब कोई ऐसा है जिसकी कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं इस तरह के ऑफेंसेस को दोबारा करने की, बजाय उसके जिसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है इन तमाम मामलों में। बहुत अहम बात आपने बताई है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो
हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए, वरना आपकी बात वकील साहब तक पहुंच नहीं पाएगी। कौन सी टीवी की बात बंद करना? जी, टीवी की आवाज़ बंद करके ही हमें कॉल करिए। जी जी, अच्छी बात। अपना सवाल करिए। हाँ, देखिए, मेरा सवाल है, मेरे वालिदा का मकान है और 3-4 प्लॉट है, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। एक भाई को दिए और एक भाई क्या है, उसने अपने बेटों के साथ, अब्बा के साथ वहीं रह रहे, कब्जा कर रहे, मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे। कहाँ से मैं क्या आपने करना? कहाँ से कॉल किया आपने? गुलबर्गा, कर्नाटक से। जी, वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे? वकील साहब इनके हाँ, वकील साहब तो वही पूछना चाह रहे हैं, मैं क्या करना? जी जी जी, आप सुन लीजिए, वकील साहब की बात सुन लीजिए। वकील साहब, इनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा है, वही जो जायदाद का झगड़ा वो एक बार फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये असल में इनसे हम पूछना चाहते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जिसमें इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है? मेरे वालिद साहब का मकान है। हेलो, तो जी। वो आपके वालिद साहब आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं या और कोई बात है? नहीं, वालिद साहब हैं, वो वालिदा का इंतकाल हुआ और 3 प्लॉट थे, 3 प्लॉट भी बेच लिए और मेरे खुद तो के आपने ये उनके इंतकाल हुए कितने समय हो गया, कितना टाइम हो गया? नहीं, अब देखिए, मैं अलग हो के मैं 15-20 साल 25 साल हो रहा है। ये ठीक है, तो इस आप वक्त नहीं जो अपने मकान वालिद बना से है। अलग हो गए थे और उसके बाद आपको जायदाद में हिस्सा नहीं मिला है, अब आप नहीं। जायदाद में हिस्सा चाहते हैं। हाँ, क्या बहुत इनकी शुक्रिया कोई हमें कॉल वसीयत है? करने के लिए, बहुत शुक्रिया। वकील साहब, ये इनका आपस में जिस तरह से हम देखते हैं ख़ानदानी जो एक कहीं ना कहीं नाइत्तेफाकी होती है, तो क्या ऐसी सूरत में भी, जबकि ये अपने घर से अलग हो चुके हैं, 15-20 साल से ये अलग हैं और कोई इनका राब्ता नहीं है, लेकिन अब ये जायदाद में हिस्सा चाहते हैं, क्या ऐसी सूरत में भी इनको कुछ हक मिल सकता है? वो भी इनके वालिद की ये जायदाद है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको हक मिल सकता है, कानून में ऐसा प्रोविजंस हैं इस तरह के। लेकिन बशर्ते ये इनके वालिद ने कोई वसीयत ना लिखी हो। अगर उन्होंने बिल्कुल। वसीयत लिख के इनको पहले से ही उसमें से हटा दिया हो तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई वसीयत अगर नहीं है, तो ये पार्टीशन के लिए अप्रोप्रिएट कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हैं, जिसमें ये पार्टीशन को बंटवारा बोलते हैं। तो बंटवारे के लिए ये करके और अपने हिस्से की वहां पे बात कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपके जवाब का। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो। हेलो मैम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। मैम ये, हाँ मैम, ये मैं बिहार से बोल रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टी है जो वक्फ की प्रॉपर्टी है मैम। वक्फ की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करना है कि कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी अगर 50-60 साल तक 70 सालों से अगर कोई मतलब कि कब्जा किया हुआ, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो वक्फ तो वक्फ किस तरीके से अपने जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसे किस तरीके से अचीव करेगा, वो प्रोसेस जानना है सर वकील साहब से। आप क्या वक्फ के मुतवल्ली हैं? जी नहीं, हमारी मदर है। वो है, मदर है। जी जी जी। और वक्फ की प्रॉपर्टी पे लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ, ऑलरेडी हैं 60-70 साल से उन्होंने कब्जा कर रखा है, बट आप पता चलता है 60-70 साल से उन्होंने कब्जा कर रखा है? जी 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 जी। अच्छा, तो आज तक आपने इस पे कोई क्रिमिनल कोई आपने कभी इस पे कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, बट आदमी ध्यान नहीं देने वाला था और लेटर पे लेटर आते रहते थे कि आप अपना इनकम दीजिए। जब अभी सर्वे वगैरह जब चल रहा है ना सर, तो उसके एविडेंस से पता चला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो वक्फ भी ध्यान नहीं दिया पहले, लेकिन अब जो है वक्फ उस पर एक्शन ले रहा है। लेकिन वो जानना चाहते हैं सर कि वक्फ प्रॉपर्टी जो वक्फ अचीव करेगा बाय कोर्ट जो भी होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है, वक्फ किस तरीके से उसे हैंडल करके वो अचीव करेगा वो लैंड। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सारी प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो आप इसको सब छुड़वा सकते हैं, और इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल करनी होगी। आप अपने वकील साहब से सलाह लें, और वक्फ की प्रॉपर्टी है तो ये आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती है और वो 60-70 साल से उस पर काबिज हैं, और एडवर्स पोजीशन का एक प्रिंसिपल होता है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। पर ये क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी है जैसा आप बता रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। तो आप ये अपने वकील साहब से सलाह करें और इसको तत्काल आप
जल्द से जल्द आप कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल करें। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी और हमारे नाजरीन का भी। और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात जो है वो आपके सामने रखी और देखिए उनको अपने बात का जवाब भी जो है वो पूरी तरह से मिल गया। यही हम अपने तमाम नाजरीन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें सवाल करें तो पहले से अगर आप ये तय कर लेंगे कि आपको क्या पूछना है तो आपको जवाब मिलने में आसानी होगी, आपकी रहनुमाई बेहतर ढंग से हो पाएगी। बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो। हाँ दीजिए फोन। हेलो हेलो हाँ दे फोन दीजिए। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, आप क्या जानना चाहते हैं? आप सवाल कर सकते हैं। हाँ हमारे बाजू वाला है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल करें ताकि आपकी बात जो है वकील साहब तक पहुंच जाए। वकील साहब, अब जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं आज भी इतने ज़्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी तो है ही, साथ ही साथ इतना अरसा गुजर जाता है, 60-70 साल हो जाते हैं, मगर अक्सर लोगों को यही पता नहीं है कि उनकी कहाँ पर जायदाद है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है। तो आज हमारे इस मंच से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कानूनी तौर पर कि जायदाद के ताल्लुक से किन खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसा आपने कहा अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है और रोजमर्रा की जिंदगी में उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो जाके इंक्वायर कर सके, क्योंकि उन्हें मालूम भी नहीं है ये चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पेपर वर्क को सब सही रखें और जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को लेके उसको सब सही रखें, और ताकि इनको अपने सारे ये चीज इस तरह से जितने लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेके अगर ये दुरुस्त रखेंगे तो इनको कम से कम प्रॉब्लम आएगी। वरना प्रॉब्लम आने के लिए तो कभी भी आ सकती है, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इनके प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकेगा अगर कभी इस तरह से इनको लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है। बाकी सरकार को इन चीजों के बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रोविजंस को और लॉज को, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जागरूक हो सकें और अपने खुद के प्रॉपर्टीज के बारे में और अपने खुद के जो उनके लॉ उनको जो रिक्वायर करता है कि आप ये चीजें करें वो उनको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारा ये खास प्रोग्राम वकील साहब इसी तरह की अवेयरनेस बेदारी के लिए है ताकि कम से कम समाज में हम ये बात रख सकें कि कानून आपकी मदद के लिए है, कानून ने आपको हर तरह की मदद दी है, सिर्फ ज़रूरत है आपको वहाँ तक पहुँचने की। तो प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट शाश्वत आनंद जी, जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन भी हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बस जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे हम अपने अगले कॉलर से। हेलो 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 जी, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, क्या कुछ आप जानना चाहेंगे? हाँ देखिए, वही मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है, वालिद साहब भी मौजूद हैं। हेलो जी, वही 20-25 साल मैं अलग हूँ, अब मुझे मकान में प्रॉपर नहीं दे रहे मेरे को। वकील साहब ने इसका जवाब दे दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया हमें फिर से कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब, हमारे पास अभी एक सवाल ये भी आया था कि अगर किसी को फ्लैट ख़रीदना है, मतलब कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, उस मामले में क्योंकि ज़िंदगी भर की उनकी वो पूंजी है, किन ख़ास बातों का वो ख्याल रखें? फ्लैट खरीदने के लिए तो पहले तो एक बैकग्राउंड चेक कर लें उस जगह से जहाँ पे ये फ्लैट ले रहे हैं, जो भी बायर है उस तरह से। और बैकग्राउंड चेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसमें अपने बुकिंग अमाउंट वगैरह जमा कर देते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि इस तरह के बहुत केसेस आते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ या बिल्डर जो है वो उन्हें पोजीशन नहीं दे रहा, कब्जा नहीं दे रहा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसमें आप बहुत
ज्यादा लीगल करेक्टनेस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की बातें हैं। तो पर कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप इसमें कॉशियस रहें, मतलब एक आप कोई भी कदम लेने से पहले बहुत ही सलाह मशवरे के साथ अगर करें तो वो बेहतर होगा। और बैकग्राउंड चेक जरूर कर लें कि जहाँ पे आपको ये पता हो कि हाँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड जगह है, वहीं पे आप अपने पैसे लगाएं और हमेशा बहुत सोच समझ के काम लें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कानूनी जो मामले हैं उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत सोच समझ के ही आपको आगे जो है कदम बढ़ाने हैं, ताकि आप किसी मुश्किल का शिकार ना हो। और वकील साहब, चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल करिए। नहीं माँ, मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन है पेपरा, मेरी वालदा मेरे नाम पे दे दिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन है, टैक्स मेरे नाम पे है, करंट का बिल मेरे नाम पे है। मेरे छोटे भाई साहब कब्जा कर लेके मेरे को खाली करके मर्जिया नहीं दे रहे, किराया उन्होंने ही खा रहे। आपने कहाँ से कॉल किया है? इसुगरा, ये हैदराबाद। आपने हैदराबाद से कॉल किया है जी। और वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, उसका भी आप जवाब दीजिए। वकील साहब, इनके भाई ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, ये क्या करें? एक हमारी ये कब्जा इन्होंने कब किया? क्या इनको कब्जे से हटा के किया है या ये कब की बात है, ये बताएं जरा। नहीं, उन्होंने एक दुकान डाल ली है, वालदा से हमारे पूछ के दुकान डाल लेके थे। कब लिया था, कब की बात है ये मैम? ये 7 साल हो गया अम्मा, मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन करके। वेंकटगिरी में एक मकान था, मेरी मुमानी मेरे को देते बोले, वो घर बेच के 3 बहनों के शादियां कर लिए। मेरे को यहाँ देते बोले, हमारी अम्मी का हक मेरे को देते बोल के हमारी अम्मी बोले। उन्होंने पैसे लेके भी मैं नहीं लिया बोल के बोल दे रहे सबके सामने। उसके बाद हमारी अम्मा गुस्से में जाके, मेरी बच्ची को बच्चा अच्छा नहीं है, सेहत से सही तो आपकी वालदा की ये जायदाद थी जो उन्होंने अब बेटे के नाम कर दी है? मेरे नाम पे कर दिए, मेरे नाम पे करे। वो लोग को भी दिए, उनको पीछे का एरिया दे दिए पूरा 80-90 गज पे उन्होंने बना लेके है इस वक्त। फिर आपने कभी इस पे कब्जा लिया? अपनी प्रॉपर्टी पे आपने कभी कब्जा लिया था? मेरा है, मैं एक कमरे में हूँ, बाकी सब उन्होंने कब्जे में रख लिए। मलगी खाली है, वो भी नहीं दे रहे मेरे को। कुछ हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया जो कि वो नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं दे रहे। और और ये कब से उन्होंने कब्जा किया है? बात कर ले रहे, क्या कर रहे क्या नहीं मालूम। फिर वो वकील साहब गायब हो जा रहे। कितना अरसा हुआ है उन्हें, कितना अरसा हुआ है इस पर कब्जा किए हुए, इस बात का जवाब दीजिए। देखो, चलिए, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। वकील साहब, अगर इस तरह के मामले हमारे सामने आते हैं, फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तकरीबन 7 साल का अरसा हो गया है, अभी तक इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, क्या ये कुछ इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं? बिल्कुल, ये कर सकती हैं, और इन्हें कब्जा दिलाने के लिए और खुद को ओनर डिक्लेयर कराने के लिए ये दोनों ही चीजें मांग के ये सिविल कोर्ट में ये अपना केस फाइल कर सकती हैं। अगर जैसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक अलग से बना हुआ है, जहाँ पे यह है कि प्रोविजन कि अगर आपको किसी ने जबरन आपके घर से या आपके पोजीशन से निकाला है, भले आप उसके मालिक भी ना हो, तो भी अगर आप अपने 6 महीने के अंदर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर अगर आप प्रोसीडिंग फाइल करते हैं पोजीशन अपना रिटर्न कराने के लिए, तो आपको पोजीशन वापस मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो वकील साहब, हम आपका, क्योंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम न्यूज़ 18 उर्दू के नाज़रीन के लिए दिया है, न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम वकील साहब में इतना ही। आदाब।